हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ नजर आलम एंड यू वाचिंग कबीर स्टडी। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सीरीज है वो चल रहा है और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। इस पे जो MCQs आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उस पे जो संविधान के निर्माण यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जो सवाल बनते हैं, MCQs बनते हैं, उनको हमने देखा था कई पार्ट्स में। उसके बाद हमने देखा था संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इस पे जो बेस्ट MCQs है उसको हमने देखा था। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे जो MCQs बनते हैं उसको हमने पढ़ा था। संघ, यूनियन और टेरिटरीज, इस पे भी पढ़ा था। नागरिकता क्या होती है, इस पे जो MCQs पूछे जाते हैं, इस पे जो MCQs पूछे जाते हैं उसको भी हमने पढ़ा था। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़। और जो आपका ये फंडामेंटल राइट्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें 5-6 टॉपिक पर जो MCQs हैं वो लाए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट पे जो बेस्ट सवाल आते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो इन पे जो सवाल बनते हैं आमतौर पर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं आप लोगों को। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, इन पे वीडियोस आ चुके हैं MCQs के रूप में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में वीडियोस आ चुके हैं इन टॉपिक्स पर। अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मंत्रिपरिषद, ठीक। क्या है? मंत्रिपरिषद। और ये इसका पार्ट 1 है। इसके 2 पार्ट आएंगे, ये है इसका पार्ट 1, ठीक। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 भी आ सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि सवाल कितने बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के MCQs। स्टार्ट करने से पहले आपको नोटिफाई कर दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें, लाइक करें और कमेंट करें कि आप लोगों को कौन कौन से जो क्वेश्चंस है समझ में नहीं आए, कौन कौन से डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा एक फेसबुक पेज है कबीर स्टडी नाम से, आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर हर दिन आपको कुछ सवाल देखने को मिलेंगे इस टाइप के, और ये सवाल जो है ये पॉलिटी से पूछे जाते हैं। इससे आप वहाँ पर अपना जांच कर सकते हैं कि आपने अपनी कितनी तैयारी की है, ठीक है, अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के MCQs। तो आज का पहला सवाल ये है कि कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित है। काफ़ी आसान सवाल है। सवाल ये पूछा है कि जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका है उसकी समस्त जो पावर होती है, सत्ता होती है, निम्नलिखित में से किसमें समाहित या निहित होती है, ठीक है। ऑप्शन A है मंत्रिमंडल, ऑप्शन B है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन C है प्रधानमंत्री, ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आप लोगों को कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन B यानी कि मंत्रिपरिषद, यानी इसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब सवाल ये उठता है कि मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता क्या है। तो जो हमारी राजनैतिक और जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जो राजनीतिक एंड पॉलिटिकल और जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वह उसकी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होती है, ये होता है आपका मंत्रिपरिषद। यानी कि आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ, CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होती है मंत्रिपरिषद किसकी? राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की। जो भी एग्जीक्यूटिव, जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी लॉ या कानून बनाए जाते हैं कार्यपालिका के द्वारा, वह बनाए जाते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा, ठीक है, मंत्रिपरिषद के द्वारा। एक सवाल आता है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का दोनों अलग अलग वर्ड है। हाँ, जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद है ये दोनों अलग अलग हैं। इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा अलग से कि इन दोनों में अंतर क्या है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है, इस पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो मंत्रिपरिषद है इसके बारे में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 74 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 74 में
उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए, प्रेसिडेंट को हेल्प यानी सहायता करने के लिए और परामर्श सलाह देने के लिए क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद होगा। यानी कि जो राष्ट्रपति हैं यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति हैं, उनको परामर्श, सहायता और एडवाइस देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा इसका जो प्रधान यानी कि मुखिया कौन होगा, इसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। इसका जो मुखिया होगा यानी कि हेड होगा, कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। सवाल आता है कि मंत्रिपरिषद का जो हेड है, मुखिया है या प्रधान है, वो कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री। तो इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 74 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और भी आर्टिकल्स हैं जैसे 75 भी है, तो इसके बारे में आगे देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट सवाल है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करते हैं आपके प्रधानमंत्री। अभी मैंने बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। जो हेड होता है कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। जब भी बैठक होती है मंत्रियों की, जो मंत्रिपरिषद होता है उसके अंतर्गत जो भी मंत्री आते हैं उनकी जो बैठक होती है, ठीक, जो भी मंत्री आते हैं उनकी जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता या उसकी हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 74 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और एक और बात जोड़ दूं यहाँ पे आप लोगों को, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो आर्टिकल 74 में इसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए और राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा, ठीक। और इसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और ये भी दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। ये भी उल्लेख किया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही काम करेगा। जब भी राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है। मान लीजिए कोई कानून बनाना है, ठीक है, और उसे मंत्रिपरिषद ने पास कर दिया है, कोई लॉ बनाना है और मंत्रिपरिषद ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इसको पास कर दिया है और इसको सेंड कर दिया गया है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट एक बार पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को बोल सकता है। एक बार जो मिनिस्टर्स हैं मंत्रिपरिषद में उनको बोल सकता है कि आप इसे पुनर्विचार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दोबारा पुनर्विचार करने के बाद दोबारा अगर मंत्रिपरिषद इसको सेंड करता है प्रेसिडेंट के पास, तो दोबारा इस पे प्रेसिडेंट इस पे अवश्य साइन करेगा ही करेगा, ठीक। यानी कि दोबारा वह इसे मना नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही क्या करता है, कार्य करता है। इसीलिए बोला जाता है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श और सलाह देने के लिए क्या होता है, मंत्रिपरिषद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ये जो आर्टिकल 74 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे टॉपिक से आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। काफ़ी आसान सवाल है कि मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। तो इस ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा कि जो मंत्रिपरिषद होता है यह लोकसभा के प्रति
लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, लेकिन जो मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो उसे जब चाहे हटा सकता है, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह से। लेकिन तो सवाल ये पूछा है कि मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है कौन, मंत्रिपरिषद। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। फोर्थ सवाल यह है कि कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। ये काफ़ी सवाल इम्पोर्टेंट है कि कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर या सदस्य हो सकता है। ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन सी संसद सदस्य और ऑप्शन डी कोई भी व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद का सदस्य। संसद का सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसे बोलते हैं, संसद का सदस्य। अब जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक, तीनों से मिलकर बना होता है। कौन कौन, लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा एक है कौन, राष्ट्रपति। ठीक, जो पार्लियामेंट है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर। तब सवाल ये पूछा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कौन व्यक्ति होते हैं। तो इसका आंसर मैंने बताया था कि संसद का सदस्य। अब संसद में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा के भी जो मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं या भाग ले सकते हैं या मेंबर बन सकते हैं, और राज्यसभा के जो व्यक्ति हैं, मेंबर्स हैं, वो भी मंत्रिपरिषद में मंत्री या मेंबर्स बन सकते हैं। और एक और बात कि जो मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं, जो मंत्रिपरिषद में सदस्य होते हैं वो मंत्री होते हैं, वो कहीं न कहीं से चुन के आए होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति बिना निर्वाचन के मंत्री या मंत्रिपरिषद का भाग हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। मंत्री पद पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, बिना चुनाव के, बिना निर्वाचन के। लेकिन 6 महीने के अंतर्गत उसे राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना ही पड़ेगा। मान लीजिए अगर मान लो कोई ए नाम का व्यक्ति है, वह चाहता है कि वह मंत्री बन जाए या उसे मंत्री बनाया जाए, तो वह मंत्री बन सकता है। ठीक, लेकिन 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर उसे राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका जो पद है वह रिक्त कर दिया जाएगा। ठीक, अन्यथा उसका जो पद है वह रिक्त कर दिया जाएगा। एक और बात कि जो मंत्री होते हैं, जो भी मंत्री बनते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक, लोकसभा का आम चुनाव होता है, तो जो मंत्री होते हैं, जो चुने जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी मंत्री बन जाता है, नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर, वह नाम देता है राष्ट्रपति जी को कि आप इन व्यक्तियों को, इन मेंबर्स को मंत्री पद की शपथ दिलाएं। तो आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बना सकता है या नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक, और वही मंत्री आगे चल के मंत्रिपरिषद का भाग होते हैं और मंत्रिमंडल का भी भाग होते हैं। ठीक है, और मंत्रिपरिषद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मेंबर आ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद का सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। क्या कोई भी राज्यसभा का मनोनीत व्यक्ति है। क्या होता है कि लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में जो निर्वाचित व्यक्ति होते हैं वो आते हैं, उनका चुनाव होता है। ठीक, जो लोकसभा में व्यक्ति मेंबर्स आते हैं उनका चुनाव होता है, और जो राज्यसभा में आते हैं उनका चुनाव भी होता है और वो नॉमिनेट किए जाते हैं। वह नॉमिनेट यानी कि मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, मनोनीत किए जाते हैं। तो सवाल यही पूछा है
कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का मेंबर बन सकता है? तो हाँ बन सकता है, हाँ बन सकता है। इसका आंसर हो जाएगा हाँ बन सकता है। लेकिन अभी मैंने बताया आप लोगों को मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक, और उसे मंत्री बनाया गया है और यह न तो नॉमिनेट किया गया है, न तो मनोनीत किया गया है और न ही इसका निर्वाचन हुआ है, फिर भी यह मंत्री बन गया। तो इस मंत्री को 6 महीने के अंतर्गत राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी मेंबर बन जाना चाहिए, अन्यथा इसका जो पद है, मंत्री पद है, वह रिक्त हो जाएगा, यानी कि खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का मेंबर बन सकता है। अभी हमने देखा था कि जो मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों साइड से आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये काफ़ी आसान सवाल है। तो ये ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सवाल ये पूछा है कि जो मंत्रिपरिषद के मेंबर्स होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है। तो अगर आप लोगों ने थोड़ी भी पॉलिटी पढ़ी है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ही मंत्रिपरिषद के मेंबरों की शपथ दिलाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी उठे और मंत्रिपरिषद के जो मेंबर्स हैं उनको शपथ दिला दिया, नहीं, वह प्रधानमंत्री यानी कि पीएम के सिफारिश पे ही वह मेंबरों का गोपनीयता के शपथ दिलाते हैं मंत्रिपरिषद के मेंबर्स के रूप में। ठीक है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो मेंबर्स जो मंत्री बनाए जाते हैं, तो मंत्री जो बनाए जाते हैं वह प्रधानमंत्री के सलाह पर जो नाम दिए जाते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बनाता है। ठीक, और वही मंत्री शपथ, उन्हीं मंत्रियों को शपथ दिलाया जाता है किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, यानी कि मंत्रिपरिषद का। ठीक है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति संसद यानी पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य होते या हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? अभी मैंने बताया था इस सवाल को कि कोई व्यक्ति संसद यानी पार्लियामेंट के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा यानी कि या राज्यसभा का मेंबर हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका 3 महीना, ऑप्शन बी 6 महीना, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी जब तक प्रधानमंत्री चाहे तब तक। ठीक, अभी मैंने बताया कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है और वह मंत्री बनाया गया। ठीक है, वह मंत्री बना दिया गया और वह व्यक्ति न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का मेंबर है, फिर भी मंत्री बन जाएगा, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो जाना चाहिए, अन्यथा उसका जो पद है वह रिक्त हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 महीना। 6 महीना। ठीक, आगे देखते हैं। 8वां सवाल है कि मंत्रिपरिषद यानी कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। ऑप्शन बी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। बस आपको यही बताना है, सवाल में यही पूछा है कि जो मंत्रिपरिषद होता है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है, कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन से जो मंत्री हैं वो शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री शामिल होता है और अन्य मंत्री। अब जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होता है, इसके बारे में जान गए आप लोग, लेकिन अन्य मंत्री का मतलब क्या हुआ? अन्य मंत्री का मतलब क्या हुआ? ये कौन होते हैं? तो अन्य मंत्री का मतलब हुआ कि 3 टाइप के मंत्री होते हैं। जो मंत्री होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आपके मिनिस्टर यानी कि मंत्री होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका कौन? कैबिनेट मंत्री।
ठीक। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके कौन, राज्य मंत्री, और तीसरे कौन होते हैं, उप मंत्री। ध्यान दीजिएगा, उप मंत्री। तो 3 टाइप के मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, उप मंत्री। अब सवाल ये उठता है कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है भैया, कैबिनेट मंत्री क्या होता है। तो कैबिनेट मंत्रियों के पास क्या होता है, जो कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं उनके पास जो सरकार के सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रालय जो होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक, और क्या बोलते हैं उसको, विदेश मंत्रालय। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, ये कैबिनेट जो मंत्रालय होता है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें आते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सरकार के मंत्रालय के मंत्री होते हैं, वही आते हैं। ठीक। उसके बाद बात करते हैं राज्य मंत्री कौन होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं वह सपोर्ट करते हैं कैबिनेट मंत्री को, स्वतंत्र प्रभार के होते हैं राज्य मंत्री, और ये सपोर्ट करते हैं किसको, कैबिनेट मंत्री को। इनकी देख रेख में काम होता है, ठीक है, सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो उप मंत्री जो होते हैं वह राज्य मंत्री को सपोर्ट करते हैं, ठीक, राज्य मंत्री को सपोर्ट करते हैं। ठीक, ये 3 टाइप के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आगे देखते हैं। 9वां सवाल ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या क्या होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इस टॉपिक पर मैं एक अलग सी वीडियो लेकर आऊँगा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा सेपरेट। ठीक है, सवाल ये पूछा है कि मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रियों की संख्या क्या होती है। ऑप्शन आपके पास हैं। मंत्रिमंडल के समान होती है, यानी कि जो मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं उनके समान होती है। ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल से कम होती है, यानी कि जो मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में उनसे कम मंत्री होते हैं। ऑप्शन सी है कि मंत्रिमंडल से अधिक होती है, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल से अधिक होते हैं। क्या होते हैं, मंत्रिमंडल से अधिक मंत्री होते हैं, किसमें, मंत्रिपरिषद में। क्यों, ठीक है, इसका कारण है कि जो मंत्रिपरिषद होता है ना, इसमें कम से कम 60 से 70 जो मंत्री होते हैं इसमें आते हैं, 60 से 70 मंत्री आते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है इसमें करीब 15 से 20 ही मंत्री आते हैं। तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से बड़ा होता है। ठीक, और जो मंत्रिपरिषद होता है इसमें 3 टाइप के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आता है, राज्य मंत्री आता है और उप मंत्री आता है। ठीक, उप मंत्री आता है। ठीक है, लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है ना, मंत्रिमंडल जो होता है इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं, और यह प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के काफ़ी करीबी मंत्री होते हैं। ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होता है तो इन्हीं मंत्रिमंडल जो मंत्री होते हैं उनसे लिया जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। आज का आखिरी सवाल यह है कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर होते हैं, कितने, यहाँ पे होगा कितने स्तर होते हैं। स्तर यानी कि लेवल, कितने लेवल होते हैं, कितने लेवल के मंत्री होते हैं। सवाल ये पूछा है कि मंत्रिपरिषद में कितने लेवल के यानी कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि 3 टाइप के मंत्री होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 3 टाइप के मंत्री होगा। कौन, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक, दूसरा हो गया आपका स्टेट मिनिस्टर यानी कि राज्य मंत्री, उसके बाद तीसरा आपका हो गया उप मंत्री। ठीक, क्लियर। तो 3 टाइप के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। ठीक है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में सिर्फ 1 टाइप के मंत्री होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।